हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी फॉरएवर। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी शापित घर की कहानी का आखिरी भाग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये भाग पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए स्टोरीज़ लेके आती रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी का अगला भाग। वो तस्वीर देख नेहा को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। बाहर आस्था को भी डर लग रहा था, क्योंकि अब नेहा को अंदर गए बहुत वक्त हो गया था और वो अब तक बाहर नहीं आई थी। आस्था समझ गई कि नेहा ज़रूर किसी मुसीबत में है, इसीलिए अब उसे नेहा की मदद करनी होगी और वो रोड की तरफ भागती है जिससे कोई मदद मिल सके। उसे कुछ लोग मिलते हैं जिनसे वो मदद मांगती है और उन्हें बताती है कि नेहा अंदर उस घर में अकेले फंस गई है। उसे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ उसकी मदद करें। नेहा हाथ जोड़ सबसे मदद मांगती है, पर कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और आस्था को मना कर देते हैं। कुछ लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं और कुछ लोग वहीं खड़े तमाशा देख रहे हैं और उनकी इस गलती पर सवाल उठा रहे होते हैं। आस्था समझ चुकी थी कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। उसे खुद ही अकेले अंदर जाना होगा नेहा की मदद करने। वो भी बहुत डरी हुई होती है, पर सूत्र पर भरोसा रख वो अंदर की ओर बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दोनों लड़कियों के अंदर जाने की खबर फैल जाती है, जिससे मुखिया जी गुस्से में उस जगह पहुंचते हैं और नेहा और आस्था के परिवार वाले भी उस घर की तरफ जाते हैं। आस्था भी अंदर पहुंच चुकी थी। वो बार बार हनुमान चालीसा पढ़ रही थी कि तभी वो किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिरती है। जब वो पलट कर देखती है तो उसे नेहा वहाँ बेहोश मिलती है। उसके हाथ में एक तस्वीर भी उसे दिखती है, जिसे देख वो भी चौंक जाती है, पर वो अपने आप को संभालती है और नेहा को उठाकर उसे बाहर लेकर आती है। उसको बाहर आता देख नेहा के मम्मी पापा उसे मदद करने पहुंचते हैं। नेहा की माँ नेहा को गोद में लेकर बहुत रोती है। वहीं आस्था से सब सवाल पर सवाल करते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, वो दोनों यहाँ क्यों हैं, कब से हैं और ज़रूरत क्या थी उन्हें यहाँ आने की, जब यहाँ आना मना है तो। पर आस्था कहीं खोई सी थी। फिर एकदम से उसे झटका मिलता है, जिसे वो अपनी सोच से बाहर आती है और सबको वहाँ से घर चलने के लिए कहती है। घर पहुँचने के बाद वो सबको शुरू से सारी बातें बताती है और फिर वो तस्वीर उन्हें दिखाती है जो उसे नेहा के हाथ में मिली थी। सब वो तस्वीर देख चौंक जाते हैं कि इस तस्वीर में तो नेहा है और ये तस्वीर कितनी पुरानी लगती है। तब मुखिया जी उस तस्वीर को गौर से देखते हैं और उसमें ज़मींदार को देख वो पहचान जाते हैं, क्योंकि उनके परदादा के साथ ज़मींदार की तस्वीर उन्होंने कई बार देखी थी। वो समझ जाते हैं कि ये तस्वीर उस ज़मींदार और उसके परिवार की है, जिसमें नेहा की शक्ल ईशा से मिलती है। सब चौंकने के साथ डर भी जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों है कि ईशा की शक्ल नेहा से मिल रही है। तभी नेहा को धीरे धीरे होश आ रहा होता है और वो पानी पानी बोल रही होती है। उसे सब पानी पिलाते हैं और होश में लाते हैं। उसके पूरी तरह होश में आते ही सब अपने सवाल करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तब नेहा, जिसे अपना अतीत याद आ चुका होता है, सबको बताती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं कि जिसे वो लोग ईशा की आत्मा समझ रहे, वो असल में विक्रम की आत्मा है और नेहा ही ईशा है। ये सब सुन लोग कुदरत के करिश्मे की बात करने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था
कि वो इन सब बातों को कैसे ले। ईशा का जन्म आखिर दोबारा क्यों हुआ, ये सब सवाल लोगों के मन में चल रहे, जिसका जवाब उन्हें सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था। वो थे वहाँ के एक सिद्ध ऋषि आचार्य। कहते हैं कि उन्हें अतीत और भविष्य दोनों का ज्ञान है, पर असल में वो एक पैरानॉर्मल साइकोलॉजी और माइथोलॉजी के रिसर्चर हैं। वो लोगों के बिहेवियर से समझकर उनका अतीत और भविष्य दोनों बताते थे। इसीलिए लोगों को वो एक चमत्कारी बाबा भी लगते थे। मुखिया जी नेहा आस्था और उनके परिवार के साथ उनसे मिलने जाते हैं। वहाँ जाते ही ऋषि आचार्य उनकी बातों को गौर से सुनते हैं और अपनी हासिल की हुई सारी विद्या से सब समझने की कोशिश करते हैं, और तब उन्हें बताते हैं कि ईशा का जन्म यहाँ विक्रम के लिए हुआ है, और साथ ही साथ अपनी कुछ अधूरी इच्छाओं को भी पूरी करने के लिए वो इस दुनिया में वापस आई है। इच्छाओं का तो ठीक है, पर विक्रम के लिए कैसे? मैं एक इंसान हूँ और वो एक आत्मा। नेहा ने ऋषि आचार्य से सवाल किया। बहुत सालों से वो घर शापित है, और कोई चीज़ अगर शापित होती है तो कहीं ना कहीं उसका तोड़ भी होता है। अगर कहीं कोई बुरा है तो उसे खत्म करने के लिए एक अच्छाई ज़रूर होती है। ये प्रकृति ऐसे ही इस धरती का संतुलन बनाए रखती है, और इस विक्रम नाम की बुराई के अंत की शुरुआत हो तो उस बुराइयों पर जीत पाने के लिए आई हुई अच्छाई हो तो। मुझे कुछ समझ नहीं आया, नेहा ने कहा। जैसे सालों पहले तुमने उस विक्रम और उसकी बुराइयों का इस धरती से अंत किया था, वैसे आज भी तुम्हें ही उसकी बुरी आत्मा का अंत भी करना होगा। तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो, और कोई नहीं। ऋषि आचार्य ने नेहा को समझाते हुए कहा। पर मैं कैसे कर सकती हूँ ये? मैं एक साधारण इंसान हूँ, और वो एक आत्मा जिसके पास ना जाने कितनी जादुई और बुरी शक्तियाँ हैं। नेहा ने कहा। तुम्हारे पास भी शक्ति है, वो भी 2 जन्मों की। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति है, ऋषि आचार्य ने कहा। आप सही कह रहे हैं। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे खत्म करूंगी। अब उसका नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा दूंगी। आप बस मुझे ये बताएं कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। हमें सबसे पहले विक्रम के कंकाल को ढूंढना होगा, और फिर उसे ईशा के कंकाल के साथ रखना होगा और उसे जलाना होगा, क्योंकि विक्रम का कोई भी इस दुनिया में नहीं था जो उसका संस्कार कर सके। इसीलिए उसे ऐसे ही दफना दिया गया था, और ईशा की आत्मा भी ऐसे ही भटक रही थी। पर विक्रम की मौत से उसे शांति मिली, और वो आत्मा का स्वरूप छोड़ इंसान की योनि में वापस आ गई। अब विक्रम की आत्मा का संस्कार करके ही उसे खत्म किया जा सकता है, और साथ ही वो ये बात जान चुका है कि ईशा इंसानी रूप में वापस लौट आई है, तो उसकी इच्छा है कि वो फिर से उसे खत्म करे और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर जाए। इसीलिए ईशा के कंकाल का भी उसके साथ जलना ज़रूरी है। पर हमें उसे ये दिखाना होगा कि वो नेहा को अपने साथ लेकर जा रहा है। फिर वो सब इकट्ठा होकर ये प्लान बनाते हैं कि क्या करना होगा और कैसे। अगले दिन बहुत पूछताछ के बाद आखिर विक्रम का कंकाल मिल गया, जिसे लेकर रात में नेहा उस घर जाती, और उसके साथ आस्था और 2-3 लोग भी वहाँ जाते हैं। नेहा वहाँ पहुँचते ही विक्रम की आत्मा को ललकारती है, उसे अपने पास बुलाती है। तभी उन्हें कुछ डरावनी आवाज़ आती है, जिस आवाज़ पर ध्यान न देकर नेहा बार बार विक्रम को ललकारती है, उसे कहती है, बस बहुत हो गया,
अब आज तेरा नामो निशान मिटा दूंगी मैं। जैसे पहले तुझे मारा था, वैसे आज भी तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। इतना कहते ही उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। फिर नेहा उसे सामने आने को कहती है कि आ और आकर मुझसे लड़। इतने में किसी के चलने की आवाज आती है और वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है, जैसे कोई उसकी तरफ ही आ रहा हो। फिर विक्रम का काला साया सबको नजर आता है। कुछ लोग डर जाते हैं, पर आस्था और नेहा ऐसा दिखाती हैं कि वो उससे डरने वाली नहीं है। तभी ऋषि आचार्य अचानक से सामने आते हैं और विक्रम की आत्मा को बोतल में कैद कर लेते हैं और फिर उसे बाहर लेकर आते हैं, जहां संस्कार विधि की तैयारियां कर रखी थी। और फिर लकड़ियों के ऊपर विक्रम का कंकाल रखा जाता है और विक्रम को मंत्रों के जरिए उस कंकाल में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है। विक्रम बॉटल के अंदर से अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, पर अभिमंत्रित सूत्र की वजह से उसकी ताकत काम नहीं कर रही। फिर विक्रम की आत्मा उस कंकाल में जाने के लिए मजबूर हो जाती है और उसमें समा जाती है। पर जैसे ही वो उस कंकाल में समाता है, उसकी कुछ शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती हैं और अपने आप को मुक्त कर वो गुस्से से नेहा की तरफ बढ़ता है, उस पर हमला करने को। पर तभी नेहा उस कंकाल में आग लगा देती है और मुखिया जी ईशा के कंकाल को दोनों के बीच में एक धागे की मदद से लटकाते हैं, जिससे विक्रम ईशा के कंकाल से लिपट जाता है और नेहा वहाँ से हट जाती है, जिससे विक्रम को लगे कि उसने नेहा को ही पकड़ा है और वो तड़प तड़प कर जल कर राख बन जाता है, जो ब्लास्ट होकर पूरी जगह फैल जाती है, जिससे विक्रम का अंत हमेशा के लिए हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद वो घर श्राप मुक्त हो जाता है और उसकी सफाई कर नेहा उस घर में रहने लगती है और साथ में अनाथ बच्चों को वहां मुफ्त में पढ़ाती है, पहले की तरह। ऐसे ही ये शापित घर की कहानी एक हंसी खुशी जिंदगी के साथ खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।